Hello student, today we read critical values and sampling of attributes. First of all we read about critical values or significant values. क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं? देखो, क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को अलग अलग करती हैं. द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक यानी कि जो स्टैटिक टेस्ट अप्लाई करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी और किस पर अप्लाई करेंगे, विच सेपरेट द क्रिटिकल रीजन मतलब रिजेक्शन रीजन एंड द एक्सेप्टेंस रीजन इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यूज. मतलब टेस्ट स्टैटिक की वो वैल्यूज जो क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को अलग अलग करती हैं. क्रिटिकल रीजन जो H0 नल हाइपोथेसिस का रीजन होता है और एक्सेप्टेंस रीजन जो H1 का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का. अब ये देखो, ये वैल्यूज किस किस पर डिपेंड करती हैं. ये वैल्यूज, इन वैल्यूज के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए. पहली, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड, मतलब हमने कौन सा लेवल सिग्निफिकेंस का कौन सा लेवल यूज किया है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वेदर इट इज टू टेल्ड और सिंगल टेल्ड, यानी कि अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज की है तो वो कौन सी है, वन टेल्ड है या टू टेल्ड है. पहली चीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरी कौन सी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. इन दोनों पर ये क्रिटिकल वैल्यूज डिपेंड करती हैं. देखो, सबसे पहले हमने क्या पॉइंट आउट किया है यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, हम लार्ज सैंपल लेंगे. लार्ज सैंपल्स यानी कि जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा हो. द स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, ये है स्टैंडर्ड वेरिएबल जेड. स्टैंडर्ड वेरिएबल जेड क्या दे रखा है, टी माइनस ई ऑफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर टी. टी यानी कि स्टैटिक है, स्टैटिक टी जो हम डाटा पर डिफाइन करते हैं, माइनस ई ऑफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर टी. और स्टैंडर्ड वेरिएबल होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 0 and 1. 0 इसका मीन है और 1 इसका वेरिएंस है. और क्या देखा, लार्ज सैंपल. लार्ज सैंपल मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी. पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि ये लार्ज सैंपल के लिए यूज किया जाता है और लार्ज सैंपल में स्टैंडर्ड वेरिएबल ये होता है टी माइनस ई ऑफ टी स्टैंडर्ड एरर टी अंडर नल हाइपोथेसिस. यानी किसके अंडर होना चाहिए, ये नल हाइपोथेसिस के अंडर होना चाहिए. इज नोन एज टेस्ट स्टैटिक. ये टेस्ट स्टैटिक है, यानी कि टेस्ट स्टैटिक. यहाँ पर लिखा था ना वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक, तो टेस्ट स्टैटिक क्या है, टेस्ट स्टैटिक लार्ज सैंपल पर अप्लाई होता है जिसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ये होता है और किसके अंडर, नल हाइपोथेसिस के अंडर इसको लिया जाता है. ये हो गया टेस्ट स्टैटिक. द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा. ये कहता है, देखो जो ये क्रिटिकल वैल्यू लेते हैं ना, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, पहली चीज़ क्या थी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डिपेंड करती है. अगर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डिपेंड करती है तो वो लेवल क्या लेंगे हम, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा. यानी कि उनका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फा. अल्फा क्या था, 2 रिस्क बताए थे ना. अल्फा अल्फा एक प्रोड्यूसर रिस्क था और एक कंज्यूमर रिस्क था. क्या था अल्फा, अल्फा था प्रोड्यूसर रिस्क. यानी कि ये पहले से ही फिक्स होता है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई प्रोड्यूसर पहले से ही फिक्स करके चलता है कि इस चीज़ के लिए हमें इतना बेनिफिट होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए. तो वो है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि ये लेवल फिक्स करके चला है कि इतना प्रॉफिट तो होना ही होना चाहिए. फिर देखो, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा ले लिया. ये टू टेल टेस्ट इज गिवन बाई, अगर ये टू टेल टेस्ट है, हमने एक बार के लिए मान लिया कि ये टू टेल टेस्ट है. टू टेल्ड मतलब हाफ लेफ्ट हैंड साइड में हाफ राइट हैंड साइड में, वेयर जेड अल्फा. और इसको टू टेल टेस्ट को हमने किससे डिनोट कर लिया, स्मॉल जेड अल्फा से. तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैपिटल जेड. मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर ही होगा ना, क्योंकि ये लेवल फिक्स कर लिया हमने, ये लेवल फिक्स कर लिया इसका. और अगर ये लेवल फिक्स है तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए. इज इक्वल टू कितना है वो लेवल, अल्फा है, अल्फा लेवल है. तो ये टू टेल मतलब मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन अल्फा. मोड ऑफ जेड को जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा प्लस प्रोबेबिलिटी जेड का उल्टा, मतलब मोड जेड, एक तो प्लस जेड होगा दूसरा माइनस जेड होगा ना, तो माइनस जेड, यानी कि जेड लेस देन माइनस जेड अल्फा.
वही हो गया ना, यानी कि प्लस जेड को ग्रेटर देन जेड अल्फा ले लो या माइनस जेड को ग्रेटर देन, जब माइनस जेड माइनस दूसरी साइड जाएगा तो यही तो आएगा जेड ग्रेटर देन माइनस जेड अल्फा, और दोनों का एडिशन मॉडुलस हटाया है ना, तो मॉडुलस के नाम का ये प्लस जेड और जेड लेस देन इज इक्वल टू कितना है अल्फा। अब देखो यहाँ से इसको नेगेटिव हटाएंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, नेगेटिव हटाओ तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा, माइनस हटते ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी इज इक्वल टू अल्फा। अब ये देखो दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए तो 2, यानी कि एक साइड का अब जेड ग्रेटर देन ओनली जेड अल्फा है तो कितना आ गया अल्फा बाई 2, और दोनों मिलाकर कितने थे अल्फा, और एक साइड का रीजन कितना आ गया अल्फा बाई 2। ये देखो ये टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट यानी कि ये जेड इज इक्वल टू 0, और ये था जेड अल्फा और ये था माइनस जेड अल्फा, और हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था जेड अल्फा से ग्रेटर और माइनस जेड अल्फा से लेस, माइनस जेड अल्फा से लेस होता जाएगा ये जेड अल्फा से ग्रेटर, और इन दोनों का एडिशन कितना आया था अल्फा बाई 2, यानी कि ये रीजन जो हमने प्रोजेक्शन रीजन लिया है, ठीक है, ये अपर क्रिटिकल वैल्यू होगी, ये लोअर क्रिटिकल वैल्यू होगी, ये रिजेक्शन रीजन अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, क्योंकि दोनों का एडिशन हमारे पास अल्फा था, और दोनों को जब अलग अलग किया तो कितना आ गया था अल्फा बाई 2, तो यही रीजन है। ये अल्फा बाई 2 तो ये हो गया और अल्फा बाई 2 ये हो गया, दोनों का एडिशन कितना आएगा भाई अल्फा आएगा, ठीक है। अगर अब हम इन दोनों को अलग अलग करें तो कितना हो जाएगा, ये तो है टू टेल टेस्ट। अब अगर इसी को हम सिंगल टेल टेस्ट में लेकर चलें, सिंगल टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेकर चलें, तो ये जेड अल्फा में क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा राइट टेल टेस्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा, ये राइट टेल्ड है, राइट हैंड साइड का जो रीजन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा, क्योंकि अकेला ही राइट हैंड लेना है ना, अकेला, यहाँ पर तो दोनों थे, दोनों मिलाकर टू टेल्ड में तो दोनों मिलाकर अल्फा बनेगा, अकेला सिंगल टेल लेंगे, सिंगल टेल तो राइट टेल्ड में भी अल्फा और लेफ्ट टेल्ड में भी अल्फा, लेफ्ट टेल्ड क्या था जेड लेस देन माइनस जेड अल्फा, माइनस जेड अल्फा से लेफ्ट, तो ये भी अल्फा रीजन, ये भी अल्फा रीजन, क्योंकि ये सिंगल टेल्ड है और सिंगल टेल्ड में कंप्लीट वैल्यू अल्फा होती है, और टू टेल्ड में दोनों की मिला के वैल्यू अल्फा होती है, अल्फा बाई 2 ये अल्फा बाई 2 ये दोनों के मिलाकर अल्फा, और यहाँ पर सिंगल टेल्ड में राइट टेल्ड में अल्फा और ये सिंगल टेल्ड अल्फा वैल्यू होगी। इस रीजन को हम क्या लेकर चलेंगे रिजेक्शन रीजन, ये लेफ्ट हैंड साइड का, राइट टेल्ड राइट हैंड साइड का, ठीक है। अब ये हमने वैल्यूज़ निकाल रखी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% लेकर चलते हैं तो टू टेल्ड में इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेकर चलते हैं तो टू टेल्ड में इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 10% लेकर चलते हैं तो टू टेल्ड में इसकी वैल्यू, ये राइट टेल्ड में इसकी वैल्यू और ये लेफ्ट टेल्ड में इसकी वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल से निकालनी है, टेबल से पता चलता है, टेबल में डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 1% पर टू टेल्ड में इतनी हो जाएगी, और 1% पर राइट टेल्ड में इतनी हो जाएगी, लेफ्ट टेल्ड पर इतनी वैल्यू हो जाएगी, ये सारी वैल्यू नॉर्मल टेबल्स में दे रखी हैं, इनको याद नहीं करना, ये टेबल में एज इट इज़ दी हुई मिलती हैं। अब देखो ये सारी वैल्यूज हमने किसके लिए निकाली हैं, जब हमारे पास सैंपल लार्ज हो, ये लार्ज सैंपल के लिए, अगर हमारे पास सैंपल का साइज स्मॉल हो तब हम ये टेस्ट स्टैटिक जो कैपिटल जेड लेकर चलते थे ना, वो विल नॉट बी नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं होगा, और इन सब के लिए स्मॉल के लिए तो हमारे पास टी टेस्ट एफ टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट वो टेस्ट है, ये है लार्ज सैंपल के लिए। अब देखो प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस एच नोट को हम सेटअप करके देखेंगे, उसका सेकंड स्टेप आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि अब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 से डिनोट किया था ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, उसको सेटअप करके देखेंगे। अब हमें ये बाद में डिसाइड करेंगे उसको, मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है या फिर जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे कि वो सिंगल टेल्ड है या फिर टू टेल्ड है। सबसे पहला काम है नल हाइपोथेसिस सेटअप करना, फिर है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप करना, फिर आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेटअप करना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा
डिपेंडिंग ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स एंड परमिसिबल रिस्क, यानी कि जो भी मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है हम कितना लेवल लेकर चलेंगे, और ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है। दिस इज टू बी डिसाइड बिफोर द सैंपल इज ड्रॉन। अल्फा इज फिक्स्ड इन एडवांस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद आता है टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक वही स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएटी माइनस ई ऑफ टी डिवाइड बाई एस ई टी अंडर एच नोट। यही बताया था ना टेस्ट स्टैटिक, अभी बताया था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएटी लार्ज सैंपल के लिए होता है, अंडर नल हाइपोथेसिस ये लिया जाता है। फिर आता है हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम जो कंप्यूटेड वैल्यू होती हैं जेड की जो यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू होती हैं उसको कंपेयर करते हैं विद द सिग्निफिकेंट वैल्यूज, यानी कि टेबुलेटेड वैल्यूज से। टेबुलेटेड वैल्यू जेड अल्फा, स्मॉल जेड अल्फा, ये टेबल से ही तो निकालते हैं इनको 1%, 5%, 10% के बेस पर एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। जो हमने अभी टेबल देखी थी वहाँ पर यही तो था सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर 1% है तो टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है, 5% है तो टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है, टेबल से निकालते हैं इनको, और ये वैल्यू यहाँ से निकलती है। यानी कि कंक्लूजन में जो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू, उसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यू के साथ ही कंपेयर करके देखते हैं। तो यानी कि हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्या प्रोसीजर था, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेटअप करना, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप करना, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना, फिर टेस्ट स्टैटिक निकालना, और लास्ट में कंक्लूजन टेस्ट स्टैटिक का और साथ के साथ है स्टैंडर्ड वेरिएबल का, साथ ही साथ उसकी टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। अब देखो इसमें हम कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे देखो मोड ऑफ जेड लेस देन जेड अल्फा, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जो हमारा ये था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था अल्फ़ा, अगर जेड अल्फ़ा से लेस हो जाए तो क्या होगा, और ये जो स्टैंडर्ड वेरिएबल है वो ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा। अगर लेस है मोड ऑफ जेड, ये टेस्ट क्राइटेरिया है ये अगर इस जेड अल्फ़ा से जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे लेस हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ग्रेटर हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, लेस हो जाए तो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। और दूसरा हम क्या मानकर चलते हैं, जो हमारा डिफरेंस है टी माइनस ई ऑफ टी, जो ये डिफरेंस है टी माइनस ई ऑफ टी इज जस्ट ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जब ये सिग्निफिकेंट है ही नहीं तो हम क्या मानकर चलेंगे, जो हमारा ये डिफरेंस था ये सिर्फ फ्लक्चुएशन की वजह से है। सैम्पल डाटा डू नॉट प्रोवाइड एज सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस विच में देयरफॉर बी एक्सेप्टेड। जो नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट किया उसके लिए सिग्निफिकेंट डाटा नहीं है, ये मानकर चलेंगे हम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा, तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, और ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो उल्टा होता है ना, जैसे हाइपोथेसिस में दैट इज सिग्निफिकेंट देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाएगी उस लेवल पर, और यहाँ पर क्या था, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाएगी उस लेवल पर। फिर क्या दे रखा है, विद कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट 1 माइनस अल्फा, जो क्योंकि रिजेक्ट हो गया ना तो टोटल तो 1 होता है, 1 में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ये था इसका प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस का। अब आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल। वही लार्ज सैंपल के लिए तो चेक कर रहे हैं हम ये सारा, क्योंकि स्मॉल सैंपल के लिए तो टी टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट एफ टेस्ट वो सारे बाद में पढ़ेंगे, ये सारा सब कुछ लार्ज सैंपल्स के लिए ही है। अब देखो ये क्या कहता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल्स, यानी कि व्हेन सैंपल्स आर लार्ज तभी हम चेक करते हैं। अब देखो वी हैव सीन दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि लार्ज सैंपल के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, जो भी ऑलमोस्ट ऑल दी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आगे आर वेरी क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेट होते हैं, इसीलिए हम हमेशा इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हुआ था ये, इसीलिए हम इसी को लेकर चलते हैं कैपिटल जेड को, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट किसके हो जाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के, ठीक है, इसीलिए हम नॉर्मल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब देखो फंडामेंटल, ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो। फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि एरिया प्रॉपर्टी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान हो हमने एरिया ही पढ़ा था, अंडर द करो, अंडर द नॉर्मल करो, बेल शेप्ड करो, तब हमने वहाँ पर एरिया निकालना ही पड़ा था। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर एरिया प्रॉपर्टी।
अब देखो वही होता है, एक्स क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज आइसोमॉर्फिक टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ये किस में चेंज हो गया था, इसी के अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग, एक्स माइनस ई ऑफ एक्स डिवाइड बाई वेरिएंस एक्स का अंडर रूट, यही तो होता है सिग्मा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू विद मीन एंड वेरिएंस, क्योंकि नॉर्मल में मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। अब देखो 10 फ्रॉम द नॉर्मल टेबल, 10 फ्रॉम द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल क्या कहती है, अगर हम प्रोबेबिलिटी -3 to 3 ले, यानी कि ये एरिया है, एरिया -3 to 3 ले, हम ये मान कर चल रहे हैं एग्जैक्ट ऐसा एरिया -3 to 3 है नहीं, -2 से 2 भी ले सकते हैं, -1 to 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने -3 to 3 लिया है, तो टेबल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड लेस देन 3, और अब हम इसका उल्टा निकालना हो तो ये मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3 की वैल्यू है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और अगर मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 निकालना हो तो 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 निकालना हो तो 1 में से हम लेस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बच गया वो आ गया, यही तो होती है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी शुड एक्सेप्ट ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल लाइट बिटवीन -+-3, यानी +-3 के बीच में लाई करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ऐसे ही हम किसके बीच में निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हम ये लेकर चलते हैं -1.962 + 1.96, वही 0.95, इसकी टेबल से वैल्यू निकाल दी, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड लेस देन, इस फिर हमें ग्रेटर निकालनी हो तो ग्रेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गई। ऐसे हम इसके लिए निकाल सकते हैं, यानी कि -3 to 3, -2 to 2, -1 to 1, या फिर पॉइंटों में हम कैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को यूज करके। अब देखो ये सारे जो स्टेप्स थे जो हमने किए हैं, 10 द स्टेप्स टू बी यूज्ड इन द नॉर्मल टेस्ट, ये सारे टेस्ट स्टेप्स नॉर्मल टेस्ट में यूज होते हैं। सबसे पहले कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिक जेड अंडर द एच नोट, यही तो किया था हमने। सबसे पहला काम, लार्ज सैंपल्स दे रखे हैं, लार्ज सैंपल्स में से स्टैटिक जेड को लिखेंगे t माइनस ई ऑफ टी डिवाइड बाई एस ई, यानी स्टैंडर्ड एरर टी, और हमने यही तो मानना था, किसके अंडर लेंगे इसको, नल हाइपोथेसिस के अंडर। सेकंड स्टेप क्या, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, मोड ऑफ जेड को ग्रेटर देन 3 निकाला था, किससे, लेस देन इक्वल टू 3 मान के, जो वैल्यू आई थी 1 माइनस कर दिया था, तो मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3 आ गया था। एस नोट इज ऑलवेज रिजेक्टेड। अब दूसरी पॉसिबिलिटी तो ग्रेटर देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3, वी टेस्ट इट्स सिग्निफिकेंस एट द सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हम देखेंगे स्ट्रेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 1% लिया है, 5% लिया है, 10% लिया है, यूजुअली एट 5%, मतलब यूजुअली हम 5% लेकर चलते हैं और कभी कभी 1% भी ले लेते हैं। 10 फॉर ए टू टेल टेस्ट, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.96, यानी कि टू टेल्ड के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर दोनों लेकर चलते हैं तो कितना होगा 1.96। एच नोट इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एच नोट रिजेक्ट, तो वहाँ पर ये लेकर चलते हैं टू टेल टेस्ट। ये देखो ये रहा फ्रॉम द टेबल, टू टेल टेस्ट 5% पर कितना लिया था 1.96, यही तो था। 10% लेंगे तो ये 1.64, अगर 1% लेना है 2.58, टू टेल टेस्ट यही तो है, यही वैल्यू दे रखी है, ये रही ये वैल्यू दे रखी है। सिमिलरली मोड ऑफ जेड ये किस पर था 2.58, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, ये भी हमने टेबल से ही निकाल रखा है। ऐसे ही जेड ग्रेटर देन 1.645 ये किस पर था 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, वो वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे। अब देखो अब आता है सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स में क्या दे रखा है, सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स तो पता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, यानी कि सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, जो हमने सैंपल बना रखे हैं फर्स्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसको जो फर्स्ट सैंपल आया, सेकंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो सेकंड सैंपल, ऐसे ये पॉपुलेशन यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा विच इज डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव क्लासेज, यानी कि सारी पॉपुलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट्स आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्लासेज, यानी कि एक दूसरे में कॉमन वैल्यू भी नहीं है और साथ के साथ दोनों के दोनों सारे के सारे डाटा को कवर भी करते हैं। वन क्लास पोजिशनिंग इन ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, यानी कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट का नाम ए दे दिया, एक क्लास में एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ए है, सेकंड में वो एट्रीब्यूट नहीं है, समझ में आ गया ना, यानी कि सारी पॉपुलेशन को
2 सैंपल में डिवाइड किया है, सारे दोनों सैंपल में कुछ भी कॉमन नहीं है और साथ के साथ सारे के सारे डाटा कवर करते हैं। और एक टाइप के डाटा, एक टाइप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एक सैंपल में, और जो ए एट्रीब्यूट नहीं है वो दूसरा सैंपल बना दिया, यानी एक में ए एट्रीब्यूट के डाटा, दूसरे में ए के नहीं है। देन नोट डाउन द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द सैंपल ऑफ साइज एन, मतलब हमने उस सैंपल का साइज कितना मान लिया, एन, यानी कि ए एट्रीब्यूट टाइप के डाटा एन है। पोजेसिंग दैट द एट्रीब्यूट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट इज सैंपल यूनिट में बी टर्म्ड एज सक्सेस, यानी कि जो इसमें डाटा इंक्लूड करते हैं उसको हमने सक्सेस मान लिया और जो नहीं करते हैं उनको हमने फेल्योर मान लिया, यानी कि सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज आइडेंटिफाइड विद दैट ऑफ ए सीरीज ऑफ एन। इसको हमने इस टाइप के डाटा के लिए हमने बर्नौली ट्रायल ले लिया, यानी कि फर्स्ट डाटा चेक किया, अगर वो फर्स्ट सैंपल में है तो सक्सेस, नहीं है तो फेल्योर। सेकंड डाटा को चेक किया, अगर वो ए एट्रीब्यूट वाले फर्स्ट सैंपल में है तो सक्सेस, नहीं है तो फेल्योर। इस टाइप से हम ट्रायल्स करते रहे डाटा की। तो बार बार ट्रायल्स करना वही तो आता है बर्नौली ट्रायल, यानी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लिया यहाँ पर हमने। अब देखो बर्नौली ट्रायल तो सिर्फ एक ही बार होता है ना फर्स्ट ट्रायल के लिए, और बर्नौली ट्रायल यानी उन्हीं ट्रायल को हम बार बार करते रहे तो वो किस में चेंज हो जाती है, बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या करती है, टोटल कितने थे एन, एन में से कितने डाटा चेक किए हैं एक्स, एक्स डाटा सक्सेस के और जो बच गए वो किसके, फेल्योर के। ये हो गया सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग सैंपल को अलग अलग करना। ये देखो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल प्रोपोर्शन, सिंगल प्रोपोर्शन, फिर 2 टाइप्स के डाटा, डबल प्रोपोर्शन भी आएगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, कैपिटल एक्स को हमने क्या माना है, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। टोटल एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, उसमें से कैपिटल एक्स को हमने नंबर ऑफ सक्सेस मान लिया विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल। यही तो लिया था, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी फॉर सक्सेस और कैपिटल क्यू फॉर फेल्योर और कैपिटल एक्स नंबर ऑफ सक्सेस इन एन। अब देखो हम प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शन निकालेंगे जो ये एक्स डाटा है ना इसका एस्टिमेट ई ऑफ एक्स डिवाइड बाई, यानी कि ई ऑफ एक्स यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाई एन इंडिपेंडेंट टोटल ट्रायल ई ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एन, ये होता है प्रोपोर्शन जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी से। अब देखो ई ऑफ एक्स एन उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा एन इंटू पी। फिर वेरिएंस एक्स कितना हो जाएगा, वेरिएंस कितना होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन तो एन पी होता है, वेरिएंस कितना होता है एन पी क्यू होता है। और ये एन पी कहाँ से आया, ये इसी प्रोपोर्शन से आया है, यानी कि जो नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स वहीं से आया है ये एन पी। क्यू को पता है ये 1 माइनस पी से डिनोट करते हैं, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। अब देखो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट फॉर लार्ज एन, ये हम पहले ही प्रूव